नमस्कार। हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात कर रहे हैं और जब हम ये प्रश्न पत्र देखते हैं तो ये स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही कक्षाओं का महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी साहित्य की ही एक तरह से आधार भूमि है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करते हुए हम काल विभाजन और नामकरण को देख चुके हैं। देखिए, काल विभाजन और नामकरण के प्रयासों को जब हम देखते हैं तो जो काल विभाजन की जो परंपरा है वो ग्रियर्सन से प्रारंभ होती है, नामकरण और काल विभाजन की, और सतत आगे बढ़ती रहती है। इससे पहले के जो इतिहास ग्रंथ हैं, साहित्य इतिहास है, चाहे वो गासादत्त तासी का ले लीजिए या शिव सिंह सेंगर का ले लीजिए, वो केवल कविवृत्त संग्रह के रूप में जाने जा सकते हैं। वहां पर काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं दिखाई देता है। ग्रियर्सन का काल विभाजन को यदि हम देखें तो वो वहां पर जो व्यक्ति विशेष के आधार पर भी करते हैं, और जो सत्ता रही, जो शासन रहा, या कोई ऐसे जो व्यक्ति हुए, ऐसे साहित्यकार हुए, ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने समूचे कालखंड को प्रभावित करते हुए एक विशेष धारा प्रभावित की, तो वैसे नामकरण किए। जैसे हम ये भी देख सकते हैं, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ऐसे नामकरण भी करते हैं। तो वो एक और चारण काल नाम भी देते हैं जो कि जाति की संख्या को सूचित करता है। तो इस प्रकार के विविध नामकरण हमने देखे। और फिर मिश्र बंधु और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की सरणियों से गुजरते हुए हम जो कालखंड है और उनके विभाजन है और उनका जो नामकरण है वो मत हमने देखे। और जो सर्वाधिक विवादास्पद काल रहे हैं वो हम जानते हैं कि आदिकाल और रीतिकाल नामकरण की दृष्टि से। और आदिकाल तो यूं भी बहुत अधिक विवादास्पद रहा है, क्यों रहा है वो हम देखेंगे। तो जब हम विभिन्न कालखंडों का सिलसिलेवार अध्ययन देख रहे हैं तो यहाँ पर हम उन कालखंडों को देखने से पहले उनका क्या एक सर्वमान्य काल विभाजन है उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, जब हम सर्वमान्य काल विभाजन देखते हैं तो जो पहला चरण है उसे आदिकाल नाम दिया गया है हमारे आलोचकों के द्वारा, हमारे इतिहासकारों के द्वारा, और उसका समय 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक माना गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपभ्रंश का साहित्य है, जिसे कुछ साहित्यकार हिंदी से अलग रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसा विचार वो रखते हैं, ऐसा मत वो रखते हैं। यहाँ पर हम अपभ्रंश चूंकि हिंदी का पूर्ववर्ती साहित्य है, उसकी पूर्व पीठिका है, इसलिए हम उसे हिंदी में समावेशित करते हैं। इसी तरह भक्ति काल का जो समय है, निर्विवाद जो समय है, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का समय भक्ति काल का माना गया है। इसके बाद रीतिकाल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतिकाल, और 19वीं शताब्दी से के मध्य से अब तक जो है वो आधुनिक काल का समय माना गया है। देखिए, आधुनिक काल एक बहुत बड़ा कालखंड है और जिसमें सदैव कुछ ना कुछ जुड़ ही रहा है। तो जब हम आधुनिक काल देखते हैं, जब साहित्य में नवीन प्रवृत्तियों का समावेश शुरू होता है, वो आधुनिक काल है। वो आधुनिक हर दृष्टि से है, चाहे वो हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव हो, चाहे वो हिंदी गद्य और पद्य की विभिन्न शैलियों, विभिन्न विधाओं का प्रादुर्भाव हो। उन सभी दृष्टि से हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो अधुनातन कहने का अपनी संज्ञा से पुरजोर जो है समर्थन स्वयं करता है। तो इसका जो पहला कालखंड है इसे पुनर्जागरण काल कहा जा सकता है, न केवल सामाजिक दृष्टि से भी, साहित्यिक दृष्टि से भी। और इसका समय 1857 से 1900 ईस्वी तक माना गया है, और इसे ही भारतेंदु युग की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र इस कालखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं जो कि समूचे कालखंड को प्रभावित करते हैं। और इसके पश्चात का जो कालखंड है उसे हमने नाम दिया है जागरण सुधार काल। ये नामकरण जो नाम दिए हैं ये शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति प्रसाद गुप्त, धीरेन्द्र वर्मा, जो विभिन्न आलोचक हैं, उनकी जो मतों को मानते हुए और जो एक आदर्श विभाजन और आदर्श नामकरण रखा जा सकता है जिससे अध्ययन सौलभ्य हो सकता है, जो एक विचारणा को जो परिवर्धन करता है उसमें और उसमें पल्लवन करता है, तो उस दृष्टि से हम ये नामकरण देख रहे हैं। तो आधुनिक काल का जो पहला चरण है उसमें हमने
पुनर्जागरण काल, और फिर जागरण सुधार काल जहाँ पर भाषा की परिष्कृति पर भी बात की गई, और उसी को हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर द्विवेदी युग भी कहा, और वो समय है 1900 से 1918 ईस्वी। देखिए, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो वो इसे 3 कालखंडों में बांटते हैं आधुनिक काल को, जिसमें वो गद्य खंड और ये भी कहते हैं, और प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, इस तरह वो विभाजन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो इसके बाद जो जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग के बाद जो आता है वो आता है छायावाद, जिसे प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य का जिस युग में काव्य लिखा गया वो छायावाद है। तो छायावाद में 1918 से 1936 ईस्वी का जो समय है वो माना गया है, और जिसमें व्यक्तिवादी कविता लिखी गई, और जिसमें पंत प्रसाद महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपना महत्वपूर्ण काव्य लिखा, और कामायनी संभवतः इसकी अंतिम रचना है। पल्लव से शुरू होता है, पल्लव जो ग्रंथ है पंत का, उसे छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। देखिए, ये छायावाद था विस्तृत, तो जब हम छायावाद पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि क्यों उसमें व्यक्तिनिष्ठ स्वर थे, क्यों कल्पना का आग्रह था, क्यों जो कवि मन है प्रकृति और प्रेम में वहाँ पर कुछ सहूलियत वो देख रहा था, ये क्या बातें थी, उसकी भाषा कैसी थी, उसकी शब्दावली कैसी थी, ये जब हम छायावाद पढ़ेंगे तब हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो फिलहाल हम समग्र काल विभाजन देख रहे हैं। छायावाद के बाद का जो समय है छायावादोत्तर कालखंड कह सकते हैं, छायावादोत्तर युग कह सकते हैं, जिसको हम प्रगतिवाद और प्रयोगवाद या प्रगति प्रयोग काल समेकित रूप से आप कह सकते हैं, जो कि 1938 से 1953 तक का समय जो है वो प्रगति और प्रयोगवाद, पहले प्रगतिवाद को माना है और उसके बाद 1943 के आसपास से हम प्रयोगवाद को मानते हैं। इसके पश्चात का जो समय है यदि हम देखें, और जिसमें हम अगर कविता को देखेंगे तो वहाँ अलग हमें विभाजन दिख रहा है, कहानी को देखेंगे तो अलग, तो लगभग 1953 के बाद के समय को नवलेखन काल दे दिया कहा गया है, जिसमें विभिन्न चाहे आंदोलन हो रहे हैं, भाषिक जागरूकता के प्रयास हो रहे हैं, विभिन्न विचारधाराएं वहाँ आ रही है, और नवीन विषयों का समावेश, नवीन शैलियों का, नवीन बिंबों का जहाँ पर प्रयोग हो रहा है, तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए उसे नवलेखन कालखंड नाम दिया है। तो ये एक तरह से सर्वमान्य काल विभाजन है जो आपको ध्यान रहना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्हीं बिंदुओं से क्रमवार पढ़ते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम आदिकाल की बात कर रहे हैं, और आदिकाल जो है, देखिए, अक्सर जो निबंध है वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, साहित्यिक निबंध जो है, कि आदिकाल की परिस्थितियाँ और समस्याएं, आदिकाल की क्या समस्याएं हैं। तो समस्याओं की दृष्टि से आदिकाल को यदि हम कहें कि वो जखीरा है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, आदिकाल का समय जैसा कि हमने माना कि 1050 से 1375 जो है उसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल मान रहे हैं, और जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं तो उसमें वो अपभ्रंश की रचनाओं को स्थान नहीं देते हैं। आदिकाल का नामकरण हमने देखा, चारण काल ग्रियर्सन देते हैं, और उसके पश्चात जो किस प्रकार जो मिश्र बंधु है उसे प्रारंभिक काल नाम देते हैं, किस प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा संधि काल और चारण काल नाम देते हैं, राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल नाम देते हैं, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल नाम देते हैं। जैसे पूर्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस कालखंड को वीर गाथा काल नाम देते हैं। कुछ 12 रचनाओं के आधार पर उन्होंने नाम दिया, वो रचनाएं हमने देखी, यद्यपि उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ रचनाएं अपभ्रंश की भी हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण आता है, जिसमें उन्होंने आदिकाल नाम दिया है, और वो विचारणा, विषय, शैली और प्रवृत्तियों सभी की दृष्टि से ये नाम बहुत भला सा, बहुत स्वीकार्य हुआ है सबको। तो देखिए, आदिकाल में बात करें तो अपभ्रंश की बात जरूर आती है, और इसीलिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा 693 ईस्वी से इसका प्रारंभ करना इसका ठीक मानते हैं। तो जब हम आदिकाल की बात कर रहे हैं तो आदिकाल में अपभ्रंश को क्या शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, तो इसमें भी 2 मत है वहाँ पर। और एक मत कहता है कि अपभ्रंश चूंकि
हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा है तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं, और इसीलिए शायद जैसा कि मैंने कहा 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी का जो साहित्य इतिहास लिखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उसमें वो इस समय को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो नाम देते हैं, ये आपको तथ्य भी ध्यान रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो कहते हैं कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। अपभ्रंश के भी जो बाद वाली जो अवस्था है, ये काल सूचक शब्द है उत्तर, तो उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यूँ यहाँ पर कहते हैं। देखिए, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये जितने भी बोलियां हैं, चाहे हम कन्नौजी, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, ये जितनी भी बोलियां हैं उनके समुच्चय को हमने खड़ी बोली हिंदी कहा है, जिसमें सभी की तात्विक जो विशेषताएं हैं, समानता है, वो विद्यमान है। तो ये हमने कहा। लेकिन यदि यूँ देखें, तात्विक समानता होने के बाद भी खड़ी बोली हमने पश्चिमी हिंदी की कुछ बोलियों के समूह को हमने कह दिया। तो लेकिन जब हम देखते हैं कि तात्विक परिवर्तन के रूप से देखते हैं तो एक भाषा का अंत होता है और दूसरी भाषा का प्रारंभ वहाँ पर दिखाई देता है। और जब हम इस दृष्टि से बात करते हैं तो एक भाषा के अंत और दूसरी भाषा से प्रारंभ का इतिहास स्वीकारना अधिक न्यायोचित जान पड़ता है। तो इसलिए अपभ्रंश को एक अलग भाषा नहीं मानकर उसके समानांतर तात्विक आधार वाली जो भाषा है और उसको पृथक रूप में मानना की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक समानता देखी जाएगी। यदि हम यूँ भी देखें तो अपभ्रंश 15वीं शताब्दी तक साहित्य में व्यवहृत होती रही है, वो उसकी भाषा बनती रही है। यद्यपि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की जो भाषा है वो पृथक होकर अपने समानांतर साहित्य की रचना कर रही थी, इसीलिए जो है इसे उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। और कुछ विद्वान इसे उत्तर अपभ्रंश को ही अवहट्ट भी कहते हैं। देखिए, इसलिए ये क्यों नहीं अलग रखा जा सकता, क्योंकि एक तो पूर्ववर्ती है और साथ ही इसके समानांतर 15वीं शताब्दी तक अपभ्रंश का साहित्य रचा जाता है। तात्विक दृष्टि से अपभ्रंश और हिंदी में बहुत अधिक समानता है। बहुत सारी चीजें अपभ्रंश का आधार लेकर हिंदी में विकसित हुई हैं, इसलिए जो अपभ्रंश का जो साहित्य है उसे पृथक नहीं देखा जा सकता। तो इनका हम यदि देखें तो हमने देखा, गुलेरी जी कहते हैं उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, और राहुल सांकृत्यायन भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन का सिद्ध साहित्य पर महत्वपूर्ण शोध कार्य है, जिसमें उन्होंने सिद्धों की संख्या 84 बताने के साथ ही उनके नाम भी दिए हैं, और वहाँ पर सिद्ध साहित्य की क्या प्रवृत्तियां हैं वो भी वहाँ पर विस्तार से बताई हैं। तो यदि हम राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ही ये मत देखें तो वो कहते हैं कि हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के जो वज्रयान शाखा थी उसके प्रचार के लिए प्रयोग में लिया गया। तो ये जो हिंदी कविता का आदि रूप है, प्रारंभिक रूप है, मतलब अपभ्रंश जो रूप है वो वज्रयान के प्रचार प्रसार में प्रयुक्त हो रहा था, वो प्रमाण के साथ ये बात कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन का ही ये मत अगर यदि हम जारी रखें तो कह सकते हैं कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो कालखंड है, जिसे हिंदी का आदिकाल भी कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, अक्सर ये कोट भी किया जाता है, और वो राहुल सांकृत्यायन के शोध को इसमें समावेशित करते हुए ये बात कहते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल भी कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। तो अपभ्रंश इसके पूर्ववर्ती भाषा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग शुरू हो गया था। तो ये भाषिक विकास की सरणियों की दृष्टि से देखें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी के रूप में
चलती थी, लेकिन उसमें तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। और इसी मत का जो समर्थन करते हुए कहते हैं हिंदी का आरंभिक रूप ही अवहट्ट है। देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, उत्तर अपभ्रंश को कुछ लोग अवहट्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये उदाहरण जरूर याद रखें किसने क्या कहा है। अधिकांश विद्वान जो है अवहट्ट को पृथक भाषा मानने के समर्थन में नहीं दिखाई देते हैं, और कुछ लोग उत्तर अपभ्रंश को भी शुद्ध अपभ्रंश नहीं मानते हैं। ये अलग अलग मत हैं जिनको लेकर हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। अब एक बड़ी समस्या आती है जब हम देखते हैं कि हिंदी का जो है प्रथम कवि कौन है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है। तो इसके बारे में भी अलग अलग मत यहाँ पर दिखाई देते हैं। शिव सिंह सेंगर, जो कि शिव सिंह सरोज लिखते हैं, वो पुष्य या पुंड नामक जो कवि है उसे अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इसी तरह राहुल सांकृत्यायन जो हैं वो जो कवि मानते हैं, जिसे सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जो कि 84 सिद्धों में भी शामिल है। तो ये बात भी ध्यान रखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने किसको प्रथम कवि माना है, क्यों माना है, और क्यों किसे नहीं माना जाना चाहिए, ये हम देखेंगे। इसी तरह जो यदि हम देखेंगे बाद में, तो सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य विकसित होता हुआ जान पड़ता है, और जो भक्तिकालीन संत साहित्य है उसकी पृष्ठभूमि में ये सिद्ध और नाथ साहित्य खड़े जान पड़ते हैं। वहां से बहुत कुछ लेकर संत साहित्य की आधारभूमि तैयार हुई है। तो यदि हम देखें कि क्यों पुष्य या पुंड कवि को नहीं माना गया, तो देखिए, पुष्य या जो पुंड कवि है उनकी कोई भी रचना नहीं उपलब्ध होती है, कोई भी प्रामाणिक तथ्य वहां पर नहीं मिलता है, केवल उल्लेख मात्र मिलता है। इसलिए पुष्य कवि को प्रथम कवि नहीं माना गया है। लेकिन यदि हम राहुल सांकृत्यायन जी का मत देखें, तो वो 7वीं शताब्दी में जो सरहपाद कवि हुए हैं, जो कि 84 सिद्धों में से एक हैं, उन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और जब हम उनके पद देखते हैं तो हिंदी के प्रारंभिक रूप के दर्शन वहां पर दिखाई देते हैं। सरहपाद की शैली देखें तो दोहा और पदों की शैली है। यदि हम देखें तो मुक्तक का तो लाडला छंद ही दोहा है, जो कि बाद में हिंदी कि यदि हम साहित्य का विकास देखें तो वहां पर दोहा और पदों में बहुत अधिक रचना, समूचे भक्ति काल में यही लिखा गया है। तो दोहा पदों की शैली कविता में जो सरहपाद अपनाते हैं, वो बाद तक परवर्ती साहित्य उनसे उधार में लेता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त अलग मत रखते हैं। वो जो जैन साहित्य में भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है, जिसके रचयिता शालिभद्र सूरी है, उन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। लेकिन जो अपभ्रंश की बात कह रहे हैं, और वहाँ वो हिंदी के निकट नहीं जान पड़ती उनकी भाषा, इसलिए यहाँ पर इन्हें प्रथम कवि नहीं माना जा सकता। सरहपाद का यदि हम उदाहरण देखें, उनके पदों को देखें, तो देखिए, घोर अंगारे चंदमणि जिस उज्जो करई, परम महासुख एक हुकर्ण दुरिये अशेष हरे। तो बहुत सारे पद हम देखते हैं कि तत्सम शब्दावली भी वहां पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह हिंदी के बहुत अधिक निकट है और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम चेतना, भावना और विचारणा की दृष्टि से देखें, यदि हम हिंदी भाषा के समकक्ष भाषा की दृष्टि से कवि को देखें, तो यहाँ पर सरहपाद हिंदी के प्रथम कवि जान पड़ते हैं। इसी तरह दूसरा विवाद है ग्रंथ। पहला ग्रंथ किसे माना जाए, तो यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना का निर्धारण करना है, तो सरहपाद आदि सिद्धों की रचनाओं से युक्त जो ग्रंथ है श्रावकाचार, जिसके रचयिता देवसेन है, उस ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। इसमें भी जो सरहपाद की दोहा चौपाई जो शैली है, उस दोहा शैली का विकसित रूप यहाँ पर देखने को मिलता है, और शावक धर्म से संबंधित लगभग 250 दोहे इसमें संकलित हैं। यद्यपि इसमें साहित्यिक तत्वों का अभाव है, परंतु ये ग्रंथ की दृष्टि से हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना
माना जा सकता है। तो ये प्रथम कवि और प्रथम ग्रंथ की हमने बात की, जिस पर बहुत अधिक विवाद होता है, बहुत अधिक बहस हुई है, हमारे साहित्यकार और आलोचकों ने बहुत गहन अन्वेषण किया है। लेकिन यदि हम देखें तो प्रथम कवि सरयपाद को माना जाता है, और प्रथम ग्रंथाकार रूप में यदि रचना को देखें तो वहां देवसेन कृत शावकाचार ये रचना मानी जाती है। यहाँ पर जब हम बात पुरानी हिंदी और अपभ्रंश की कर रहे थे, एक तथ्य और ध्यान रखें कि आचार्य शुक्ल ने ही पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। तो ये हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कुछ बातें थी जिन्हें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल न केवल काल विभाजन की दृष्टि से किंचित विवादास्पद है, बल्कि वहां पर नामकरण की दृष्टि से भी बहुत विवाद हुए हैं। कौन इतनी सारी साहित्य धाराओं को देखें तो वहां पर कौन सी प्रामाणिक अप्रामाणिकता का प्रश्न का खतरा वहां पर सदैव बना रहा है। इसी तरह प्रथम कवि और प्रथम रचना के बारे में भी विवाद हुए हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आदिकाल के बारे में आगे अध्ययन हम सतत आने वाली क्लासों में, कक्षाओं में करते रहेंगे। नमस्कार।